आपका पुनः स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कोर्स में जिसका कोड है GPS 6001 हम डाटा कलेक्शन के मेथड्स को स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पूर्व में डाटा कलेक्शन के दो मेथड्स, इंटरव्यू मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड को स्टडी किया है। In both two methods, we can use a schedule for observation or for interview. हम ऑब्जर्वेशन और साक्षात्कार के लिए एक अनुसूची का प्रयोग कर सकते हैं या कई बार अनुसूची का स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि डाटा कलेक्शन की टेक्निक को स्टडी करते समय हमने 4 टेक्निक्स के बारे में बात की थी, उसमें से यह तीसरी टेक्निक या तीसरा मेथड है अनुसूची पद्धति या शेड्यूल मेथड। जब भी कभी ऑब्जर्वेशन के लिए जाएं, वो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो, तो आपके पास एक शेड्यूल का होना नेसेसरी होता है। शेड्यूल के आधार पर आपका जो इंटरव्यू है वो स्ट्रक्चर्ड हो जाता है और उससे जो डाटा कलेक्ट होते हैं वो ज़्यादा सिस्टमेटिक मैनर में होते हैं। सिमिलरली इन ऑब्जर्वेशन टेक्निक यू कैन यूज दिस शेड्यूल फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द शेड्यूल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। शेड्यूल इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें आपके शोध से संबंधित, रिसर्च से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न उसमें लिखे होते हैं। जब आप रेस्पोंडेंट्स के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनसे प्रश्न बारी बारी से प्रश्न पूछते जाते हैं और जो भी डाटा उनसे प्राप्त होता है उसको आप रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। और इसी की तरह अनुसूची की तरह ही एक और पद्धति होती है जिसे हम क्वेश्चनर या प्रश्नावली पद्धति कहते हैं। क्वेश्चनर या प्रश्नावली पद्धति कई बार इससे मिलती जुलती हमको प्रतीत होती है। कई बार हम शेड्यूल और क्वेश्चनर को कई बार एक दूसरे की जगह प्रयोग करते हैं, लेकिन शेड्यूल पद्धति के साथ जो मुख्य बात है वो यह है, इसमें जो इंटरव्यूअर होता है, साक्षात्कारता होता है, और जो साक्षात्कृत या रेस्पोंडेंट होता है उसके साथ जो है एक तरह से दोनों का प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट जो एक तरह से कांटेक्ट है वो जरूरी होता है। जबकि क्वेश्चनर मेथड जो होता है उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट की अनिवार्यता नहीं होती। अर्थात क्वेश्चनर में आप किसी माध्यम से अपने जो प्रश्नों की सूची है या प्रश्नावली जिसे हम कहते हैं उसे आप किसी माध्यम से रेस्पोंडेंट के पास भेजते हैं और रेस्पोंडेंट उन्हें भरकर आपके पास पुनः भेज देता है। लेकिन जहाँ तक हम शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल के अंतर्गत आपके जो प्रश्नों की सूची होती है वो या तो आप स्वयं, जो रिसर्चर होता है वह स्वयं, या जो उसका कोई आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेटर होता है, वो उसे रेस्पोंडेंट के पास लेकर जाता है और रेस्पोंडेंट से उसको भरवाता है। इस तरह से रेस्पोंडेंट से प्रश्न पूछता जाता है और रेस्पोंडेंट जब उत्तर देता है तो उसको स्वयं जो रिसर्चर होता है या जो इंटरव्यूअर होता है वो उसको भरता चल जाता है। तो इस तरह से जो शेड्यूल होती है बेसिकली दैट इज ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, और वो जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उनको जो है उनको जो है अपने डाटा कलेक्शन के लिए यूज में लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द शेड्यूल इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑन अ गिवन टॉपिक विच द रिसर्चर इंटरव्यूअर आस्क्स द रेस्पोंडेंट पर्सनली, यानी व्यक्तिगत रूप से जो रिसर्चर या इंटरव्यूअर होता है वो जाता है और वो उसको प्रश्न पूछता है और वो अपना जो भी डाटा होता है उसको रिकॉर्ड करता चल जाता है। द रिसर्चर इंटरव्यूअर अलॉन्ग विथ शेड्यूल go to respondents, put to them the questions from the performer in the order of the questions are listed and record the replies in the space made for the same in the performer। तो सीधा सा मतलब है कि वहाँ पर एक परफॉर्मा होता है, एक क्वेश्चंस का सेट होता है और आपकी जनरली बाध्यता होती है कि वो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है उसी में से आप प्रश्न करते हैं और जो भी डाटा आपको प्राप्त होते हैं वो आप उसको रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। तो इस तरह से सीधा सा तात्पर्य यह है इसका कि आपके पास जो है एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, जैसे शेड्यूल कहा जाता है, और ये आप या आपके जो भी इंटरव्यूअर है वो लेकर रेस्पोंडेंट्स के पास जाते हैं। रेस्पोंडेंट्स जो है आपको उसके संबंध में जवाब देते जाते हैं और आप उनको जो है पढ़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल या एक शेड्यूल का एक हम जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से शेड्यूल होती है। जैसे आपको
सामने इस पिक्चर में जैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक शेड्यूल है और ये जो शेड्यूल है इसमें आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दो एक तरह से इसमें जो है सेक्शंस डिवाइड किए हुए हैं। इन सेक्शंस के थ्रू जो है आपको प्रश्न जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये प्रश्न है और इसके अलावा नीचे जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ये प्रश्न भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये प्रश्नों की एक सूची है और इस सूची में आप इजीली जो प्रश्न है उनके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके बाद जो आप रिसर्च से संबंधित जो है कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पर होते हैं और इन प्रश्नों के आधार पर जो है आप अपने तथ्यों का संकलन करते चले जाते हैं। तो इस तरह से जो अनुसूची होती है ये अनुसूची मुख्यतया जो है एक तरह से प्रश्नों की एक सूची है जो एक रिसर्चर के द्वारा डेटा कलेक्शन के लिए काम में लाई जाती है। ये एक बहुत ही लोकप्रिय पद्धति है प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए। जो प्राइमरी जैसे मैंने प्राइमरी डेटा की बात की थी, तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए जो शेड्यूल है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज इन सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। वो कैसे यूज किया जाता है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में वो भी हम आगे देखेंगे। बट प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ही। और कई बार जो ऑब्जर्वेशन मेथड और जो इंटरव्यू मेथड जैसे मैंने भी बताया आपको उसके प्रयोग के लिए भी शेड्यूल जो होती है ये बहुत जरूरी होती है। बिना शेड्यूल के कई बार जो है ये आप जो है ये जो प्राइमरी डेटा है कई बार सही तरीके से या सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट नहीं कर पाते। जब भी डेटा आपको सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करने हैं तो उसके लिए आपके पास जो है शेड्यूल होना जरूरी होती है। तो इस तरह से अनुसूची जो है प्रश्नों की सूची है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कई बार हम अनुसूची को प्रश्नावली समझने की भूल कर लेते हैं, क्वेश्चनर समझने की भूल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का जो स्ट्रक्चर कई बार हमको सेम लग सकता है, लेकिन दोनों में जो प्रश्न होते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। साथ साथ जो उनका यूज करने का जो तरीका है वो यूज करने के तरीके को भी उसमें कई बार आप जो है अंतर दिखाई देता है। अक्सर हम कह सकते हैं कि जो शेड्यूल मेथड है वो किसी भी रेस्पोंडेंट के लिए यूज की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यूअर और जो रेस्पोंडेंट होता है उनका पर्सनल कांटेक्ट होता है। जो सारे सवाल होते हैं वो रिसर्चर के द्वारा या इंटरव्यूअर के द्वारा ही पूछे जाते हैं और वो उनका आंसर लेता है या उनका रेस्पॉन्स लेता है रेस्पोंडेंट्स का और उसको जो है एक तरह से भरता चला जाता है। तो इस तरह से शेड्यूल को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके शेड्यूल की जो है इस मीनिंग के आधार पर हम इसके कुछ डेफिनेशंस की बात कर सकते हैं। यहाँ पर दो डेफिनेशंस का हम जिक्र करते हैं। पहली डेफिनेशन गुडे एंड हेड की है। अकॉर्डिंग टू गुडे एंड हेड, शेड्यूल इज द नेम यूजुअली अप्लाई टू सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड एंड फिल्ड बाय एन इंटरव्यूअर इन अ फेस टू फेस सिचुएशन विद अनदर। इट मीन्स सीधा सा तात्पर्य है अनुसूची का प्रयोग जो है फेस टू फेस के सिचुएशन में किया जाता है। जैसा गुडे एंड हेड ने कहा, इट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, यानी एक प्रश्नों की सूची है, प्रश्नों का समुच्चय है जिसका प्रयोग इंटरव्यूअर साक्षात्कारता आमने सामने जो है बैठकर करता है। इसी तरह से एक और डेफिनेशन यहाँ पर थॉमस कार्सन मैक्रोमी की है। द शेड्यूल इज नथिंग मोर देन अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इट सीम्स नेसेसरी टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। इट मीन्स हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए या अपने रिसर्च के डेटा कलेक्ट करने के लिए प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए आपके द्वारा अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अनुसूची पद्धति प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है और इसके थ्रू जो है आप अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, अपने तथ्यों का संकलन कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशंस हैं, इनसे भी वही मीनिंग जो है हम निकाल सकते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड it is used by the researcher or interviewer in direct face-to-face contact with the respondent. Now हम आगे चलते हैं। अब हम शेड्यूल के टाइप्स की बात करते हैं कि शेड्यूल किस किस टाइप की होती है। तो यहाँ पर हम शेड्यूल के टाइप्स करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन शेड्यूल की। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, अवलोकन अनुसूची। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बेसिकली ऑब्जर्वेशन के लिए काम में आने वाली या जो अवलोकन किया जाता है उसके लिए काम में आने वाली अनुसूची होती है। आप अक्सर ऑब्जर्वेशन, जब आपने ऑब्जर्वेशन मेथड चूज किया डाटा कलेक्शन के लिए, आप किसी ग्रुप का ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए आप ऑब्जर्वेशन शेड्यूल को यूज कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर कई बार ये होता है कि आप जब
ऑब्जर्वेशन करने चाहते हैं किसी ग्रुप का, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपके जो प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम है, उस रिसर्च प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उस समस्या को ध्यान में रखते हुए कि आप कौन-कौन से डेटा आपको कलेक्ट करने हैं, कौन-कौन से पॉइंट्स पर आपको डेटा कलेक्ट करने हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को आप अपने शेड्यूल में या क्वेश्चंस के माध्यम से अपने शेड्यूल में लिख लेते हैं और उन पॉइंट्स के आधार पर जो है आप डेटा कलेक्शन करने के लिए जाते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि आपको किसी क्लास को जो है ऑब्जर्व करना है और उसके लिए आपको जो है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनानी है, तो आप ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बना के आप उसमें जो है डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आपने शेड्यूल बना ली इस तरह से और यहाँ पर आपने जो है रेस्पॉन्सेज किस किस तरह के रेस्पॉन्सेज हैं, जैसे मान लीजिए यस नो वाले रेस्पॉन्सेज चाहिए आपको, तो आप जो है इस तरह से शेड्यूल बना सकते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे और ये क्वेश्चंस वन बाय वन जो है आपके लिखेंगे। जैसे आप किसी क्लास का ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, तो क्लास को ऑब्जर्व करते हुए आप वहाँ पर जो है वन बाय वन, जैसे क्लास में बच्चे रेगुलर है या नहीं, सिमिलरली क्लास के बच्चे कितने अटेंटिव है, क्लास का जो इंटरेक्शन है वो किस तरह का इंटरेक्शन है, टीचर जो है किस तरह से बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से आप एक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चंस वाला पोर्शन होगा जहाँ पर आपने क्वेश्चंस या जो भी डायरेक्शंस है ऑब्जर्वेशन के लिए वो डायरेक्शंस आपने लिखे होंगे और यहाँ पर उसके रेस्पॉन्सेज होंगे। तो यहाँ पर ये कि जो आप शेड्यूल का स्ट्रक्चर देख पा रही है ऑब्जर्वेशन के लिए, इसके साथ साथ आप चाहें तो ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर जो यस नो वाले जो चीज़ें लिखी, इसके अलावा और कुछ भी आप इसमें ऑब्जर्वेशन के लिए जो भी आप चीज़ ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो ऑप्शंस यहाँ पर डाल सकते हैं या ओपन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपके द्वारा ये ऑब्जर्वेशन के लिए जो है ये वाला जो यस नो वाला है ये यूज़ किया जाए, आप चाहें तो यहाँ पर जो है सीधे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ओपन जो एक तरह से स्पेस रख सकते हैं और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका आप यहाँ पर डायरेक्टली लिखते जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर केवल 2 कॉलम बनाएं, एक में जो है आपके जो भी आपने आंसर जो भी आपको ऑब्जर्व करना है वो चीज़ें आप यहाँ पे लिखें और दूसरी तरफ जो है जो आपका स्पेस है इसमें जो है ओपन क्या ऑब्जर्व आप कर रहे हैं तो वो ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स हो सकते हैं जिसको आप जो है ऑब्जर्व करते हुए जो है यूज़ कर सकते हैं या ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो टाइप की शेड्यूल्स हो सकती हैं ये रेटिंग शेड्यूल्स होती हैं। रेटिंग शेड्यूल्स किसी या मूल्यांकन अनुसूची बेसिकली किसी इंटरव्यू के थ्रू या कई बार जो है किसी प्रोडक्ट को रेट करने के लिए या उसका मूल्यांकन करने के लिए बनाई जाती है या आपके जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनके रेस्पॉन्सेस के आधार पर जो है एक तरह से किसी विचारधारा के बारे में या आप कह सकते हैं कि किसी रेस्पॉन्स को जो है रेट करने के लिए बनाई जाती है। रेटिंग शेड्यूल्स जो होती हैं वो बेसिकली उसमें जो है कई रेट्स होते हैं, किस आधार पर जो है मूल्यांकन के लिए जो है या प्रमाप के लिए रेट करने के लिए जो है कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो कई बार जो है जो रेटिंग्स होती हैं वो 1 2 3 0 1 2 3 4 5 होती है। कई बार जो है गुड आपने देखा होगा अक्सर जो है गुड बैड वेरी गुड या इस तरह से जो है कुछ रेट्स दी हुई होती हैं और आप अक्सर जो है कई बार जब सोशल मीडिया में या कई बार जो कुछ प्रोडक्ट्स को जब आप यूज़ करते हैं ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो अक्सर जो है उसके रेट करने के लिए वहाँ पर जो है कुछ आपके पास जो है एक तरह से एक परफॉर्मा आता है, उसमें कई सारी जो है रेट्स होती है, उसमें वो परफॉर्मेंस जो है और उसको रेटिंग करने के लिए उस परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए वहाँ पर दिया होता है कि आपने ये जो सर्विस यूज़ की है इसको किस तरह से रेट करना चाहेंगे या इसका क्या मूल्यांकन करना चाहेंगे। तो वो रेटिंग के कुछ इंडिकेटर्स दिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक शेड्यूल आप इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं जहाँ पर एक इस तरह का परफॉर्मा बना हुआ है और इस परफॉर्मा में एक तरफ जो है आपके ये जो इंडिकेटर्स हैं ये एक तरह से यहाँ पर आपके रेटिंग के पॉइंट्स दिए होंगे कौन कौन सी सर्विस यूज़ की और इधर जो है आप जनरली देखते होंगे कि पैरामीटर्स लिखे होते हैं रेटिंग के, जैसे 0 आप रेट करना चाहते हैं, 1 करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, 3 4 3 4 या फिर 5 इस तरह से जो है रेटिंग के लिए वहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं। आप कि इधर जो है इंडिकेटर से जैसे आपको ये सर्विस किस तरह की लगी, आप इसको क्या रेट करना चाहेंगे, तो यदि आपको अच्छी लगी तो आप इसको
एक्सेलेंट पे, जैसे कई बार जो है 5 रेट करते हैं तो बहुत एक्सेलेंट होता है, या कई बार जो है यदि आपको अच्छी नहीं लगी आप उसको 0 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो ये एक तरह से रेटिंग शेड्यूल्स होती हैं, मूल्यांकन अनुसूचियाँ होती हैं। वो बेसिकली किसी सर्विस को रेट करने के लिए, या कई बार जो है रेस्पॉन्सेज को रेट करने के लिए, या कई बार जो है ज्ञान को किसी चीज़ की जानकारी रेस्पोंडेंट्स को कितनी है उस जानकारी को रेट करने के लिए कई बार यूज़ की जा सकती है। तो इस तरह से जो रेटिंग शेड्यूल्स हैं उनको भी यूज़ आप कर सकते हैं, उनके थ्रू भी जो है एक तरह से अनुसूचियाँ काम में ली जाती है रेटिंग के लिए। इसके बाद है सर्वे शेड्यूल्स। सर्वे शेड्यूल्स जो है ये भी अक्सर जो है यूज़ की जाती है सर्वेक्षण की अनुसूची, जो हमने पहले अभी एग्जाम्पल देखा कुछ देर पहले, जो मीनिंग में जो एग्जाम्पल देख रहे थे, तो वहाँ पर जो शेड्यूल्स थे वो शेड्यूल्स कई बार सर्वे शेड्यूल्स के लिए सीधी सी बात है क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और उन क्वेश्चंस को जो है बारी बारी से सर्वे के लिए जो है यूज़ करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से इंटरव्यू शेड्यूल्स होती हैं, जो शेड्यूल्स इंटरव्यू के लिए यूज़ की जाते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरव्यू शेड्यूल्स। बेसिकली इंटरव्यू के लिए कई बार स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होती है, कई बार अनस्ट्रक्चर्ड शेड्यूल भी कई बार होती है, तो वो शेड्यूल्स यूज़ की जाती हैं। इसी तरह से एक होती है डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल्स। डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल्स जो होती है बेसिकली आप किसी डॉक्यूमेंट को स्टडी करने के लिए या डॉक्यूमेंट से डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कई बार सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए भी आप शेड्यूल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट से आपको जो है कुछ पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट करने हैं, आपके पास दो तरीके हैं, या तो पूरे डॉक्यूमेंट को स्टडी कीजिए और उसके आधार पर सोचते जाइए, अपने जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है उसमें से डाटा कलेक्ट करें। तो कई बार ये होता है कि उसमें कई बार अननेसेसरी डाटा है, क्योंकि बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और कई बार अननेसेसरी डाटा आपको वहाँ पर इकट्ठा कलेक्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, पहले से एक शेड्यूल बना लें, और कौन कौन से पॉइंट्स पर आपको डेटा कलेक्ट करने हैं तो वो पॉइंट्स पहले से ही निर्धारित कर लें, तो आप इसके थ्रू सेकेंडरी डाटा को भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो डायरीज होती हैं उनसे या बुक्स के थ्रू आपको डाटा कलेक्ट करने हैं, रिपोर्ट से डाटा कलेक्ट करने हैं, उससे डेटा कलेक्ट करने के लिए आप जो है इस तरह से डॉक्यूमेंट्री जो शेड्यूल्स होती हैं उन शेड्यूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो शेड्यूल के टाइप्स हैं वो हम जनरली 5 प्रकार के शेड्यूल्स कर सकते हैं: ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, रेटिंग शेड्यूल, सर्वे शेड्यूल्स, इंटरव्यू शेड्यूल्स एंड डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल्स। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ शेड्यूल क्या होना चाहिए। जो आप अनुसूची बनाएं, शेड्यूल बनाएं, इस शेड्यूल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरह की आपकी शेड्यूल होनी चाहिए, उसमें क्या क्या पार्ट जो है शेड्यूल में होते हैं। जब हम शेड्यूल की बात करते हैं, अनुसूची की बात करते हैं, तो उसमें मुख्यतः 4 भाग अनुसूची के होते हैं। उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है शेड्यूल का, ये होता है सूचनादाताओं के लिए आश्वासन, अश्योरेंस फॉर रिसर्चर्स। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, स्ट्रक्चर में पहला जो चीज़ आपको ध्यान में रखने की है वो ये है कि आपकी जो शेड्यूल या प्रश्नों की जो सूची आप बना रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको अश्योरेंस फॉर दी रेस्पोंडेंट देना पड़ता है। सूचनादाताओं के लिए आप एक आश्वासन आपको देना पड़ता है, क्योंकि आप डेटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तथ्यों का संकलन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप जिन रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं उन रेस्पोंडेंट्स को एक अश्योरेंस आपको देना चाहिए, आश्वासन आपको देना चाहिए कि उनके द्वारा जो डाटा या जो रेस्पॉन्सेज आपको दिए जा रहे हैं वो रेस्पॉन्सेज आपके द्वारा सीक्रेट रखे जाएंगे, गुप्त रखे जाएंगे, कहीं भी उनके नाम से या उनकी सूचनाओं को जो है उजागर नहीं किया जाएगा। उनके नाम से या उनके किसी भी संपर्क से या किसी भी तरह से उनकी जो सूचनाएं है वो यूज़ नहीं की जाएंगी। उनकी सूचनाएं केवल आप कलेक्टिव रूप में जब डाटा एनालिसिस करेंगे तो डाटा एनालिसिस करते वक्त पूरे जो सैंपल साइज आपका है, सैंपल साइज के साथ जो है यूज़ किया जाएगा। ऐसे उनके पर्सनल नाम से, व्यक्तिगत जानकारी से कहीं पर भी उसको उजागर नहीं करेंगे। तो कम से कम रेस्पोंडेंट के पास ये एश्योरेंस रहना चाहिए, तभी अक्सर वो आपको अपनी सूचनाएं देने के लिए कई बार तैयार भी होगा। अदरवाइज कई बार ये होगा कि वो आपको सूचनाएं ना दे पाए। तो इसलिए सबसे पहली बात अश्योरेंस फॉर द रेस्पोंडेंट्स उसमें अनुसूची में आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें है ये है इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन। जब भी आप अनुसूची बनाएं
तो उसमें कुछ इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पूछी जानी चाहिए। जनरली जो पहला प्रश्नों के 2 भाग होते हैं, उसमें से प्रश्नों का जो पहला भाग होता है ये इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन का होता है, जिसमें उनका नाम होता है, उनकी एज या उनकी जो आप यदि आपकी नेसेसरी है किसी तरह का सोशल या इस तरह का आप जो है सर्वे कर रहे हैं जिसमें कि रिलीजन या और जो सोसाइटी के बारे में कुछ पूछा जाना आवश्यक है, तो जो उनकी जो भी उनकी जो डेमोग्राफिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं या जो भी पारिवारिक इन्फॉर्मेशंस हैं, जातिगत सूचनाएं, वो सारी सूचनाएं आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशंस का पहला भाग होता है, जो सामान्यतः कम बेस सभी तरह की अनुसूचियों में जो है जनरली होता है, जो पार्ट एक तरह से इंट्रोडक्शन का रहता है। इसके बाद जो तीसरा भाग आता है अनुसूची का और प्रश्नों का जो दूसरा भाग है, उसमें हम मेन क्वेश्चंस एंड टेबल्स की बात करते हैं। यहाँ पर आपके मुख्य प्रश्न होते हैं जो आपके सीधे आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम से संबंधित होते हैं। जो आपकी समस्या है, उस समस्या से संबंधित जो भी आपने प्रश्नों का निर्माण किया है, वो सारे प्रश्न इस भाग में रखे जाते हैं। यहाँ पर आपका मुख्य आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू और जो आपका मुख्य जो उससे इंटरेक्शन है सूचनादाता से, वो शुरू होता है और इसमें आपके द्वारा मुख्य प्रश्न जो है उससे किए जाते हैं। जो इसका एक अंतिम भाग होता है वो होता है इंस्ट्रक्शंस फॉर द इन्वेस्टिगेटर्स, सर्वेक्षकों के लिए निर्देश। आप अपनी अनुसूची में जो अंतिम पन्ना होता है, अंतिम पेज होता है, उस पर जो है अपने जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो इंटरव्यूवर्स हैं, उनके लिए कुछ डायरेक्शंस आपको वहाँ पर या इंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ पर लिखने होते हैं, ताकि जब भी वो सूचना संकलित करें तो उस समय जो है आप कम से कम जो है वो उनको निर्देश रहे कि उनको किस आधार पर या किस तरह से सूचनाएं संकलित करनी है। कई बार वैसे तो उनको आपको ट्रेनिंग देनी होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी, लेकिन फिर भी हर अनुसूची पर जो है डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस जो है लिखे होने चाहिए, जिससे कि उनको ज्ञात रहे कि वो किस तरह से किस आधार पर या जो आपका पर्पज है सर्वे का वो क्या पर्पज है और किस तरह से उनको सूचनाओं का संकलन करना है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर का शेड्यूल हो सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक जो हमने एग्जाम्पल लिया था शुरू में, वही एग्जाम्पल दोबारा यहाँ पर हम देख रहे हैं। इस एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 भाग हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इसमें से जो पहला भाग है सेक्शन ए है, इस सेक्शन ए में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेक्शन ए में नेम ऑफ रेस्पोंडेंट, ईमेल एड्रेस, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये किसी ऐसे ही शेड्यूल का एग्जांपल जिसमें इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम थी, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट मांगा गया। इसी तरह से प्रोफेशन की बात की गई, एजुकेशन लेवल की बात की गई है और एज, जेंडर, प्लेस एक्सेट्रा की बात की गई है। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन हो गई। इससे पहले आपको जो है अश्योरेंस फॉर द रेस्पोंडेंट्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ यहाँ पर है, ये सेक्शन बी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सेक्शन बी जो है बेसिकली जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनसे जो सूचनाएं आपको कलेक्ट करनी है रिगार्डिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ये सूचनाएं आपको यहाँ पर पूछी जानी है। तो इस तरह से ये 2 सेक्शंस यहाँ पर इसके आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये जो ये वाला जो सेक्शन है, ये जो आपको ये परिचयात्मक वाला सेक्शन है ये, और ये जो मुख्य प्रश्नों वाला सेक्शन है, ये आपको यहाँ पर दोनों में आपको दिखाई दे रहा है। और इससे ऊपर या आपको जो है एश्योरेंस फॉर द रेस्पोंडेंट्स देना होगा और उसके बाद जो है आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर इन्वेस्टिगेटर्स आपको लिखने होंगे। तो इस तरह से आप अपने सूचना को जो है संकलन कर सकते हैं और इस शेड्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ शेड्यूल। शेड्यूल के क्या क्या काइंड्स हो सकते हैं, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। वैसे तो शेड्यूल में जो यूज़ किए जाने वाले क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस की बात है। इसमें 3 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या 3 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी इन दिस स्लाइड। First kind of question is open-ended questions. Second type of questions is close-ended or multiple choice questions, and the third type of questions is dichotomous questions. ओपन-एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं, इन ओपन-एंडेड क्वेश्चंस में आपको जो है कुछ ज़्यादा ऑप्शंस की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती। आप यहाँ पर ओपन-एंडेड क्वेश्चंस के लिए आप केवल वहाँ पर एक क्वेश्चंस को जो है
लिखते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एंड आपने क्वेश्चन लिखा, उसके नीचे जो है आप जो है स्पेस देते चले जाते हैं, जहाँ पर कि जो रेस्पोंडेंट होता है उसके पास ऑप्शन रहता है राइट करने के लिए अपने जो भी रेस्पॉन्सेस। तो जो भी उसकी फीलिंग होगी, जो भी इमोशंस होगा, वो सारी फीलिंग्स और इमोशंस जो है वो वहाँ पर रेस्पोंडेंट जो है लिख सकता है, और उन इंफॉर्मेशन से जो है आप अपने डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ओपन एंड क्वेश्चन जो होते हैं उनके साथ ये समस्या अक्सर रहती है कि आपके पास जो है बहुत सारे जो जवाब होता है एक तरह से डिस्क्रिप्टिव रूप में होता है, डिस्क्रिप्शंस होती हैं, और उन डिस्क्रिप्शंस में से अपना जो डाटा, जो रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डाटा होता है वो निकालना कई बार आपके लिए थोड़ा कठिन होता है, या कई बार जो है कठिन हो जाता है। तो इस तरह से, लेकिन ओपन एंड क्वेश्चंस कई बार जो है कुछ मामलों में ओपन एंड क्वेश्चन जो है रखे जाने जरूरी होते हैं, जहाँ पर उनकी ओपिनियन आपको लेनी होती है, उनका मत लेना होता है रेस्पोंडेंट्स का, वहाँ पर आपको ओपन एंड क्वेश्चंस रखने ही होते हैं। तो इस तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वहाँ पर शेड्यूल में जो है आपके हो सकते हैं। जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं ये हैं क्लोज एंडेड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पर जो क्लोज एंडेड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में सीधे सा है कि यहाँ पर आप हर क्वेश्चन के साथ जो है कुछ ऑप्शंस देते हैं, यानी यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि अपनी किसी तरह के ओपिनियन रखें। उनको जो ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन लिखा, और उस क्वेश्चन को आपने लिखा, उसके साथ आपने ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जितने ऑप्शंस चाहें आप दे सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शंस आपने पहले से ही डिसाइड करके रखे होते हैं कि ये ऑप्शंस इस आंसर के हो सकते हैं। अब रेस्पोंडेंट के पास जो है केवल उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है। कई बार इन ऑप्शंस में लास्ट में एक ऑप्शन रखा जाता है अदर ओपिनियन। तो वहाँ पर यदि उसकी इन ऑप्शन से अलग कोई अदर ओपिनियन है या अदर कोई रेस्पॉन्स है तो वहाँ पर वो लिख सकता है। पर यहाँ पर अक्सर वो जो इन ऑप्शन उनमें से किसी और एक ऑप्शन पर टिक कर देता है, या एक ऑप्शन आप से जो है रेस्पॉन्स में देता है। तो इस तरह से आप जो है क्लोज एंडेड या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रख सकते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने की है कि जब हम डाटा का एनालिसिस करने जाते हैं, डाटा को एडिट करने जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस पर अब अभी हम बात करते हैं डायकोटोमस क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। डायकोटोमस क्वेश्चन जो होते हैं वो भी कुछ मल्टीपल चॉइस जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल चॉइस नहीं, केवल 2 ही चॉइस यहाँ पर रखी जाती है। और वो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो है आप केवल यस या नो जैसे आंसर्स होते हैं। तो आपने जैसे किसी ओपिनियन के बारे में कुछ पूछा, रेस्पोंडेंट से पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, यस या नो, और उस तरह से आप उनको उनके सामने केवल 2 आंसर्स होते हैं, उनमें से वो किसी एक को टिक करना होता है। जैसे यदि उनको अपने आप अधिकारों से संबंधित राइट्स रिलेटेड किसी तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप इस पर्टिकुलर राइट को जानते हैं, आपने आगे ऑप्शन दिया यस और नो, तो वो केवल वो किस अधिकार को जानते हैं उस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएं, केवल यस या नो पर वो उनको टिक करना होता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन यस नो वाले रखे जा सकते हैं। इस तरह से मेजरली 3 टाइप के क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या जो डायकोटोमस क्वेश्चंस हैं, इस तरह से जो है क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एक शेड्यूल बनाते समय, शेड्यूल को स्ट्रक्चर करते समय इन 3 प्रकार के क्वेश्चंस को आप अपने शेड्यूल में रख सकते हैं। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम क्वेश्चंस को डिसाइड करें कि कौन से क्वेश्चंस हमको अपने शेड्यूल में रखने हैं, तो ये बात ध्यान में रखिए कि आपको अपने शेड्यूल में जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनके लिए आप ऑप्शन डिसाइड नहीं कर सकते, ओपिनियन बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए ओपन एंड क्वेश्चंस ही आपके होंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपके दोहरे या डायकोटोमस क्वेश्चंस हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये जो सजेशन दिया जा रहा है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के लिए, उसके पीछे कारण ये है कि जब आप एनालिसिस करने जाएंगे, अपने शेड्यूल को एडिट करने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे, और आपका थोड़ा सा ये काम जल्दी हो सकता है, इनकी कोडिंग जल्दी हो सकती है, कोडिफिकेशन जल्दी हो सकता है, और इनके थ्रू आप जो है
किसी जो आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं उनमें उनसे इजीली जो है इनका आप एनालिसिस कर पाएंगे। ओपन एंड क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपको थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि आपको सारे जो भी ओपिनियंस आए उन सबको स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने के बाद उनमें जो भी सिमिलरिटी उनके आधार पर उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन के बाद फिर टेबुलेशन, तो इसमें आपका समय ज़्यादा खर्च होने की संभावना बनी रहती है। तो ये सजेस्टिव है कि जो आपका शेड्यूल है उसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ज़्यादा हों और ओपन एंडेड क्वेश्चंस थोड़े कम हों, पर एक गुड मिक्सचर ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड डाइकोटोमस क्वेश्चंस आर डिजायरेबल। तो इस तरह से ये काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो है आपके शेड्यूल में हो सकते हैं। अब हम क्वेश्चन जो आप फ्रेम करेंगे, उन क्वेश्चंस को फ्रेम करते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक है। क्वेश्चंस को फ्रेम करते समय आप जो है कुछ प्रकार की सावधानियां, कुछ प्रिकॉशंस रखें, या अपने शेड्यूल को डिजाइन करते समय जो है कुछ सावधानियां आप रखें। इन सावधानियों के आधार पर आप जो है अपने शेड्यूल को डिजाइन कर सकते हैं। ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको अपने शेड्यूल को डिजाइन करते समय या क्वेश्चंस को बनाते समय रखनी चाहिए, जिससे आपकी अच्छी शेड्यूल बनेगी, जो आपका डाटा होगा वो अच्छे से कलेक्ट हो पाएगा। कौन कौन सी सावधानियां? सबसे पहली है, क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड रेलेवेंट। सबसे पहली जो सावधानी, पहली जो प्रिकॉशन है, ये है कि आपने जो प्रश्न का निर्माण किया है वो प्रश्न जो है आपके सरल होने चाहिए। भाषा जो है उनकी सरल होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल प्रश्न नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ बहुत लंबे प्रश्न नहीं होने चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए। और साथ ही साथ सीधे आपकी जो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से रेलेवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, प्रासंगिक प्रश्न होने चाहिए। अप्रासंगिक प्रश्नों को आप कभी भी अपने अनुसूची में ना रखें, अदरवाइज आपके पास अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से बचने के लिए आपको केवल रेलेवेंट क्वेश्चंस रखने चाहिए। इससे आपका जो इंटरव्यू है, जो आपका साक्षात्कार का समय है, वो भी थोड़ा बचेगा और अननेसेसरी सूचनाओं के संकलन से आप बच जाएंगे। दूसरी जो सावधानी यह है, क्वेश्चंस शुड बी सुटेबल टू रेस्पोंडेंट्स इंटेलिजेंस लेवल। इट मीन्स यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रश्न आपने बनाए हैं वो अपने रेस्पोंडेंट्स के इंटेलिजेंस लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाए। जिस भी प्रकार का रेस्पोंडेंट है, उस रेस्पोंडेंट, यदि वो हाईली इंटेलेक्चुअल रेस्पोंडेंट है या कोई बड़े पद पर है, या स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, तो उनके इंटेलिजेंस लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको अपने क्वेश्चंस का निर्माण करना चाहिए। तभी आप सही तरीके की सूचनाओं का संकलन कर पाएंगे। अदरवाइज आपकी जो सूचनाएं संकलित होगी वो वैलिड नहीं होंगी और आपका जो रिसर्च होगा उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो क्वेश्चन शुड बी, आप कह सकते हैं, सुटेबल टू द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द रेस्पोंडेंट्स। एक बात और ध्यान में रखने की है, वो है अननेसेसरी क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड। कई बार जो इंटरव्यूअर होता है या रेस्पोंडेंट होता है, आपस में क्योंकि एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और कई बार उनके जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, वो कई बार कुछ मामलों में मैच कर जाती है। और ऐसी स्थिति में कई बार जो इंटरव्यूअर है, रिसर्चर है, वो कई बार ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से जो आपका समय है वो भी व्यर्थ होता है, और कई बार वो जो प्रश्न है वो आपके रिसर्च में काम भी नहीं आते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी अननेसेसरी जो क्वेश्चंस हैं वो कभी भी रिसर्चर को नहीं पूछने चाहिए, इंटरव्यूअर को नहीं पूछने चाहिए। केवल नेसेसरी क्वेश्चन जो आपके सीधे आपकी रिसर्च से संबंधित हैं, वही क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए, वही क्वेश्चंस वहाँ पर रखने चाहिए। नेक्स्ट, वेग एम्बिगुअस क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि जो एम्बिगुअस क्वेश्चंस होते हैं, अस्पष्ट क्वेश्चंस होते हैं, या जो दोहरे अर्थ वाले वेग प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को कई बार नहीं रखा जाना चाहिए। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो रेस्पोंडेंट्स का जो माइंड सेटअप है उसको कई बार डिस्टर्ब कर देते हैं, या कई बार जो उसका रेस्पॉन्स रेट है वो रेस्पॉन्स रेट भी कम हो जाता है। कभी भी इस प्रकार के प्रश्न ना रखें जो रेस्पोंडेंट्स को परेशान करता हो। जैसे आप उनसे पूछें कि आप किस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा में विश्वास रखते हैं, इन विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यू बिलीव्स। तो कई बार जो आइडियोलॉजी होते हैं उसकी डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, और उनका जो मीनिंग रेस्पोंडेंट्स के हिसाब से अलग हो सकता है, इंटरव्यूअर उसके हिसाब से अलग हो सकता है। तो इस तरह से
इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको अवॉइड करने चाहिए जो एम्बिगुअस है। इसी तरह से आप किसी से पूछेंगे क्या आप योग्य नागरिक हैं, तो ये प्रश्न भी थोड़ा सा वेग होगा क्योंकि इसकी भी परिभाषा, स्पष्ट परिभाषा दे पाना कई बार कठिन होता है। तो इस तरह से एम्बिगुअस और वेग प्रश्नों का, स्पष्ट प्रश्नों को से आपको बचना चाहिए और केवल वैलिड क्वेश्चन जो है आपको जो एक आप कह सकते हैं सेम मीनिंग रखने वाले क्वेश्चंस हों, उस तरह के क्वेश्चंस को आपको रेस्पोंडेंट से करना चाहिए। तो इस तरह से नेक्स्ट जो प्रिकॉशन है ये है, शेड्यूल शुड नॉट कंटेन पर्सनल एंड अपसेटिंग क्वेश्चंस। ये और बात यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको जो है इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जो रेस्पोंडेंट को अपसेट कर दें या उसकी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हों। जैसे कई बार इनकम से रिलेटेड जानकारियाँ रेस्पोंडेंट्स देने में घबराते हैं, कई बार जो उनकी वेल्थ है उसको बताने से घबराते हैं। तो इस तरह के प्रश्न या कुछ पर्सनल व्यक्तिगत जानकारियों जो उनके परिवार से संबंधित हो, इस तरह की व्यक्तिगत जानकारियों से संबंधित प्रश्न ना पूछे। अदरवाइज आपका जो डाटा कलेक्शन है वो डाटा कलेक्शन कई बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों से भी आपको बचाव करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, क्वेश्चन शुड नॉट बी रेपिटेटिव। जो प्रश्न आपने निर्धारित किए हैं अपने शेड्यूल में, उसमें ये बात ध्यान में रखें कि उनका रेपिटेशन ना हो, अर्थात एक बार जो प्रश्न आपने दिया है उसका किसी दूसरे रूप में कहीं आगे रेपिटेशन ना हो और एक प्रश्न को एक बार ही दिया जाए। तो क्वेश्चन शुड नॉट बी रेपिटेटिव। इसके बाद नेक्स्ट है, सम क्वेश्चन शुड ऑल्सो बी केप्ट टू चेक वैलिडिटी ऑफ द रेस्पॉन्सेज। अब चूंकि यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो रहा है बिटवीन रिसर्चर और इंटरव्यूअर एंड रेस्पोंडेंट, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न वहाँ पर आप रख सकते हैं अपने शेड्यूल में जो पहले वाले प्रश्न की वैलिडिटी को चेक करते हों। कई बार जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि रेस्पोंडेंट द्वारा कुछ सूचनाएं सही रूप में नहीं दी जाती, तो उस सूचना को चेक करने के लिए आप कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या तो उस समय ही पूछ सकते हैं या फिर पहले से निर्धारित करके अपनी अनुसूची में जो है सप्लीमेंट्री या इस तरह के क्रॉस क्वेश्चन आप वहाँ पर रख लें। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि आपके जो आंसर्स पहले आए या रेस्पॉन्सेज आए उनकी वैलिडिटी चेक हो जाएगी और आपका जो रिसर्च होगा वो ज़्यादा वैलिड एंड वेरीफाइबल हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी शेड्यूल का निर्माण करें, उसको डिज़ाइन करें, तो ये सावधानियाँ आप सावधानियाँ जरूर रखें, जिनमें जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस लेवल ऑफ रेस्पोंडेंट होने चाहिए, अननेसेसरी क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करना चाहिए। सिमिलरली एम्बिगुअस एंड वेग क्वेश्चन शुड आल्सो बी अवॉइडेड। इसी तरह से इसमें जो पर्सनल और अपसेटिंग क्वेश्चंस हैं वो नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ रेपिटेटिव नहीं होने चाहिए और वैलिडिटी को चेक करने के लिए वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पर रखने चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ सावधानियाँ आपको अपने शेड्यूल को डिजाइन करते समय या प्रश्नों के निर्माण करते समय रखनी चाहिए। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो अब जब आप शेड्यूल को यूज़ करेंगे तो उसको यूज़ करने के लिए कौन कौन से स्टेजेस या किस किस तरह से कौन से स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा इस मेथड को यूज़ करने के लिए, तो उन स्टेजेस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जब हम शेड्यूल को यूज़ करने जाएंगे तो सबसे पहली जो स्टेज शेड्यूल को यूज़ करने के लिए आती है ये है सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स। शेड्यूल मेथड को यूज़ करने के लिए सबसे पहला कार्य जो आपको करना है ये है अपने रेस्पोंडेंट्स का सिलेक्शन करना। अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च प्रॉब्लम यू हैव टू चूज अ सैंपल, और इस सैंपल को चूज करने के लिए जो भी टेक्निक या जो भी मेथड आपने यूज़ किया है उसके आधार पर आपको अपने रेस्पोंडेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो जिनसे आप क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, जिनके सामने शेड्यूल लेके जाने वाले हैं और रेस्पॉन्सेस कलेक्ट होने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको उनका चुनाव कर लेना चाहिए। जैसा आपको पता ही है, अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड दी सैंपल मेथड्स इन क्लासरूम। तो सैम्पलिंग क्या होती है और किस तरह से किस मेथड को जो आप अपने सैंपल को चूज करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यू हैव टू डिसाइड योर यूनिवर्स फर्स्ट, देन यू हैव टू चूज योर सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स। तो वो मेथड्स हमने पहले स्टडी कर चुके हैं। तो उन मेथड्स के आधार पर आपको क्या करना है, अपने रेस्पोंडेंट्स को सेलेक्ट करना है। उनकी जो सोर्स लिस्ट है रेस्पोंडेंट्स की वो आपके पास होनी चाहिए, उनके जो एड्रेसेस हैं वो आपके पास होने चाहिए, कहाँ पर आप उनसे मीटिंग करेंगे वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला कार्य आपको अपने रेस्पोंडेंट्स को सेलेक्ट करना है। जब रेस्पोंडेंट सेलेक्ट हो गए देन यू हैव टू सेलेक्ट योर इन्वेस्टिगेटर्स। यदि आपका रिसर्च थोड़े बड़े लेवल का है जहाँ पर आपको कुछ और इन्वेस्टिगेटर्स के या इंटरव्यूवर्स की आवश्यकता पड़ रही है, तो अब आपको अपने लिए उनका सिलेक्शन करना चाहिए। कई बार जब रिसर्च
बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का नहीं होता, तो रिसर्चर स्वयं इन्वेस्टिगेट कर सकता है, स्वयं जो है इंटरव्यू कर सकता है। तो इसके लिए रिसर्चर खुद फील्ड में जाता है और फील्ड में जाकर अपने लिए डाटा कलेक्ट कर सकता है। लेकिन यदि आपका रिसर्च थोड़े बड़े लेवल का है, तो उस कंडीशन में आपको आपका फील्ड बड़ा है, या आप कह सकते हैं कि आप अकेले जो है समय पर सूचनाएं संकलित नहीं कर पाएंगे, कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको अपने इन्वेस्टिगेटर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर अपने इन्वेस्टिगेटर्स को सबसे पहले सेलेक्ट करना चाहिए। तो जो उनका इंटेलिजेंस लेवल है इन्वेस्टिगेटर्स का, उसको ध्यान में रखते हुए, अपनी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, और क्या वो आपकी प्रॉब्लम को, रिसर्च प्रॉब्लम को, आपके रिसर्च पर्पस को समझते हैं, तो उन उसके आधार पर जो आपको अपने लिए इन्वेस्टिगेटर्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि जब भी इन्वेस्टिगेटर्स को आप सेलेक्ट करें, तो उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है उसको चेक करें। इसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है, यह है ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। जब आपने अपने लिए इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट कर लिए, तो अब आपको उनको अपने रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, अपने रिसर्च पर्पजेस के अकॉर्डिंग, अपने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा कि किस तरह से वो उनके द्वारा सूचनाएं सेलेक्ट की जाएंगी। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने की है कि इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता होना चाहिए कि उनके द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो किस रूप में यूज़ किया जाएगा, और उससे किस तरह का पर्पस जो है आप सॉल्व करने वाले हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, और आपकी जो हाइपोथेसिस है वो क्या है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर्स की ट्रेनिंग है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इसके आधार पर भी ही, इन्वेस्टिगेटर्स की ट्रेनिंग के आधार पर जो आपको सूचनाएं, जो डाटा आपका कलेक्ट होगा, जो आपके रेस्पॉन्सेज कलेक्ट होंगे, उनके आधार पर जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो वैलिड होंगे या नहीं, वो इस पर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर को कम से कम आपके जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सारे प्रश्नों की सही जानकारी या उनका जो सही अर्थ है वो ज्ञात होना चाहिए। जो अर्थ आप लगा रहे हैं, या आपने जो अर्थ लगा के उन क्वेश्चंस को फ्रेम किया है, यदि उस अर्थ के अलावा इन्वेस्टिगेटर्स कोई अलग अर्थ समझेंगे, तो वहाँ पर जो डाटा कलेक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इट मीन्स जो क्वेश्चंस जो हैं वो सेम, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही इन्वेस्टिगेटर्स को भी ज्ञात होने चाहिए। तो इस तरह से ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स जो है बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ये है डाटा कलेक्शन और फील्ड वर्क। अब आपको अपने इन्वेस्टिगेटर्स को, यदि आपने अपॉइंट किए हैं, तो उन इन्वेस्टिगेटर्स को आपको डाटा कलेक्शन के लिए फील्ड में भेज देना चाहिए। या आप स्वयं डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो आप स्वयं फील्ड में चले जाएंगे। तो इस तरह से इस स्टेज पर जो है आपको अपने शेड्यूल के माध्यम से डाटा कलेक्ट करने हैं, तथ्यों का संकलन करना है। तो तथ्य संकलन करने के लिए यू हैव टू गो इन द फील्ड, और यू हैव टू सेंड योर इन्वेस्टिगेटर्स इन द फील्ड। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने की कि यदि आपने अपने लिए इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट किए हैं और वो फील्ड में जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन इन्वेस्टिगेटर्स को जाके सुपरवाइज करें कि उनके द्वारा सही तरीके से रेस्पॉन्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। क्योंकि कई बार इन्वेस्टिगेटर्स पर जो है बिलीव करना अच्छा है, लेकिन कई बार जो है कुछ इन्वेस्टिगेटर्स सही तरीके से डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए बीच बीच में उनको सुपरवाइज करते रहना चाहिए कि उनके द्वारा सही तरीके से फुल रेस्पॉन्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है चेकिंग द शेड्यूल। जब इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा शेड्यूल्स भरवा के लाई जाती हैं, उनको फिल करके लाया जाता है, तो उनको रोज़ जो है आप उनको चेक कर लें कि रेस्पॉन्सेज जो है वो पूरे आए हैं या नहीं आए हैं। यहाँ पर जो आपने क्वेश्चंस डिसाइड किए थे, क्या उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आ गए, सभी रेस्पॉन्सेज जो है भरे गए या नहीं भरे गए, और यदि भरे गए हैं तो क्या उनकी जो आंसर्स की वैलिडिटी है वो भी आप एक तरह से थोड़ा चेक कर लें कि वो वैलिड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और यदि आपको उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको कहीं पर दिखाई दे रही है, कुछ समस्याएं कहीं पर दिखाई दे रही है, आपको ये लग रहा है कि रेस्पॉन्सेज जो है उनमें कुछ प्रॉब्लम है, कंप्लीट रेस्पॉन्सेज नहीं आ पाए हैं, तो आप उन रेस्पोंडेंट्स के पास दोबारा से स्वयं जा सकते हैं या अपने इन्वेस्टिगेटर्स को भेज सकते हैं, और इस तरह से जो है आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है जो शेड्यूल्स भर के आइए रोज़, उनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है यह एडिटिंग द शेड्यूल। अंतिम जो स्टेज आएगी शेड्यूल को यूज़ करने की, ये है कि आपके पास सारी शेड्यूल्स आ चुकी हैं, अनुसूचियाँ आ चुकी हैं भरकर। अब उन शेड्यूल्स को आपको क्या करना है, एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए जो भी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को आप जो है कॉमनली सबको क्लासिफाई करके, उनको टेबुलेशन करके आप उसको आगे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से एडिटिंग
के साथ जो है आप ये मेथड और इसके फर्दर जो है फिर नेक्स्ट एनालिसिस के मेथड्स आते हैं जिसके आधार पर आप आगे अपने रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये कुछ स्टेजेज हैं, इन स्टेजेस पर जो है आप शेड्यूल को यूज़ करते हुए, अनुसूची को यूज़ करते हुए एक तरह से आप अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि ये स्टेजेज हैं और इन स्टेजेस में आपको जो है अपनी अनुसूची का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले आपको यू हैव टू सेलेक्ट योर रेस्पोंडेंट्स, देन यू हैव टू सेलेक्ट योर इन्वेस्टिगेटर्स, देन आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेटर्स को, देन डाटा कलेक्शन के लिए फील्ड में या तो आपके पास इन्वेस्टिगेटर्स है तो उनको भेजना है या आप स्वयं जाना चाहते हैं, फिर आप शेड्यूल्स को जो है आपको चेक करना पड़ेगा, देन यू हैव टू एडिट योर शेड्यूल्स। तो इस तरह से इन स्टेजेस के माध्यम से जो है आप अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टेजेस हैं यूज शेड्यूल को यूज करने के। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम अंत में आ गए हैं कि शेड्यूल यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए, इसके क्या लाभ हो सकते हैं या इसके क्या दोष हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सभी मेथड्स के अपने गुण हैं, अपने दोष हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आप उसके थ्रू किस तरह के निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। क्योंकि पहले से गया था जो शेड्यूल है वो इंटरव्यू के लिए यूज़ होती है अक्सर। तो इसमें जनरली ये होता है कि आपका जो फील्ड होता है वो थोड़ा छोटा फील्ड आपको लेना पड़ता है, उसमें जाके आपको डाटा कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो इसके कुछ अपने लाभ हैं और इसके दोष भी हैं। तो सबसे पहले हम लाभों की बात करें कि क्या क्या एडवांटेजेस जो है इसके हो सकते हैं। जो फर्स्ट एडवांटेज किसी भी शेड्यूल का हो सकता है वो है वैलिड एंड करेक्ट रेस्पॉन्सेस कैन बी कलेक्टेड। पहला जो लाभ शेड्यूल यूज करने का है कि इसके थ्रू यू कैन कलेक्ट अ वैलिड एंड करेक्ट रेस्पॉन्स। अब वैलिड एंड करेक्ट रेस्पॉन्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट होता है और जो रिसर्चर या इंटरव्यूअर होता है उसका एक कनेक्शन यहाँ पर बन जाता है। कनेक्शन के थ्रू जो है या जो इंटरव्यूअर स्वयं वहाँ पर मौजूद होता है तो जो भी रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं उन रेस्पॉन्सेज की वैलिडिटी वो जो है चेक कर सकते हैं। वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेस्पॉन्सेज जो आ रहे हैं रेस्पॉन्सेज सही है या नहीं है। तो इस तरह से वैलिडिटी ऑफ द रेस्पॉन्सेज एंड करेक्टनेस ऑफ द रेस्पॉन्सेज यू कैन चेक बाय देयर फेशियल एक्सप्रेशंस और यू कैन चेक बाय देयर काउंटर क्वेश्चंस या क्रॉस क्वेश्चंस। तो क्रॉस क्वेश्चंस का आप कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कर सकते हैं उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए। क्योंकि जो क्वेश्चनर मेथड है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसमें रिसर्चर या इंटरव्यूअर जो होता है वहाँ मौजूद नहीं रहता है, रेस्पोंडेंट को खुद ही उसको भरना होता है। तो वहाँ पर वैलिडिटी और करेक्टनेस ऑफ द रेस्पॉन्स जो है वो चेक नहीं की जा सकती। बट इन शेड्यूल मेथड यू कैन चेक दिस वैलिडिटी एंड करेक्टनेस ऑफ द रेस्पॉन्स। नेक्स्ट जो एडवांटेज इसकी है ये है हायर परसेंटेज ऑफ रेस्पॉन्सेज। जो रेस्पॉन्सेज हैं उनकी परसेंटेज जो है वो भी हायर हो जाती है। हायर से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप जितने क्वेश्चंस निर्धारित करते हैं, जितने प्रश्न जो है अपने डाटा कलेक्शन के लिए निर्धारित करते हैं, वो सभी के सभी प्रश्न जो है वो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। कई बार रेस्पोंडेंट कुछ क्वेश्चंस को या कुछ क्वेश्चंस के रेस्पॉन्सेज देने में कई बार आनाकानी करते हैं, कई बार वो उनको अलग तरीके से लेते हैं। चूँकि इंटरव्यूअर वहाँ पर मौजूद होता है तो वो उन प्रश्नों के सही अर्थों को समझाकर या कई बार थोड़ा अनुनय उनसे करके रिक्वेस्ट करके उन क्वेश्चंस के आंसर ले जा सकते हैं जो कि वो नहीं देना चाहते। तो इस तरह से जो हायर परसेंटेज ऑफ रेस्पॉन्सेज जो है शेड्यूल मेथड में हो सकती है। इसके बाद जो तीसरा लाभ ये है पॉसिबल टू ऑब्जर्व पर्सनैलिटी फैक्टर्स। कई बार जो आपको दूसरे चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर कलेक्ट करने को मिल जाती है। जो उनका पर्सनैलिटी फैक्टर है वो भी आपको वहाँ पर ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है, क्योंकि स्वयं आप वहाँ पर मौजूद रहते हैं या आपका जो इन्वेस्टिगेटर है वो मौजूद रहता है। तो उनका पर्सनैलिटी फैक्टर के आधार पर जो है जो रेस्पॉन्सेज हैं उन रेस्पॉन्सेज को आप चेक कर सकते हैं और उसके आधार पर आगे आपके एनालिसिस जो है उसमें आपको सहायता हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है ये है पर्सनल कॉन्टैक्ट इज पॉसिबल। यहाँ पर इंटरव्यूअर एंड रेस्पोंडेंट्स का जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है वो हो जाता है और इस व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट के आधार पर दोनों में इस तरह से कम्युनिकेशन हो सकता है जिससे आसानी से सूचनाओं का संकलन हो जाता है। तो ये भी इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट रेस्पॉन्स। जितने भी क्वेश्चन आपने बनाया उन सब के रेस्पॉन्सेज आ सकते हैं, तो ये
करीब करीब हायर परसेंट ऑफ रेस्पॉन्सेज जैसा ही एक बेनिफिट यहाँ पर है। कंप्लीट रेस्पॉन्सेज आपको आते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर अधूरा नहीं आता, आपको सारे प्रश्नों के कंप्लीट रेस्पॉन्सेज यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है रिमूवल ऑफ डाउट्स इज पॉसिबल बिकॉज फेस टू फेस इंटरेक्शन इज देयर। कई बार कुछ क्वेश्चंस के जो रेस्पॉन्सेज आते हैं उनमें जो इंटरव्यूअर या जो रिसर्चर होता है उसको कुछ डाउट्स होते हैं, तो यहाँ पर जो सारे डाउट्स होते हैं वो आप चूँकि पर्सनली वहाँ पर मौजूद रहते हैं, आप या आपका एजेंट जो है वहाँ पर मौजूद रहता है, तो इस तरह से आप जो है उनसे जो है सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और किसी तरह के डाउट्स आपको नहीं रहते। यदि वो किसी और माध्यम से आपके पास रेस्पॉन्स आया होता, क्वेश्चनर के माध्यम से आया होता, तो कुछ डाउट्स यदि रह जाते तो उनको क्लियर कर पाना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर ये भी इसका बेनिफिट है कि डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ रेस्पोंडेंट्स। यह है जो शेड्यूल है उसके साथ ये बेनिफिट भी जुड़ा हुआ है कि ये सभी प्रकार के रेस्पोंडेंट्स, चाहे वो लिटरेट हो, इलिटरेट हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो आपके ऑफिसर्स हो या फिर आपके जो है लोअर ग्रेड के जो ऑफिसर्स हो वो हो, या फिर आपके अदर स्टाफ हो, या फिर और भी जो मैन एंड वीमेन, मतलब सभी तरह के जो रेस्पोंडेंट्स हैं उन रेस्पोंडेंट्स, इवन चिल्ड्रन जो है उनसे भी आप जो है शेड्यूल के माध्यम से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर मेथड है क्योंकि ये सभी तरह के रेस्पोंडेंट्स के लिए काम में लाया जा सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसा क्वेश्चनर के साथ होता है, अक्सर क्वेश्चनर जो है वो अक्सर केवल जो एजुकेटेड लोग होते हैं वही उससे डेटा आपको या रेस्पॉन्सेज दे सकते हैं, बट शेड्यूल मेथड के साथ इस तरह की जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन नहीं होती है, सभी तरह के रेस्पोंडेंट्स पर काम आ सकती है। इस बार जो नेक्स्ट बेनिफिट है ये है इट इज़ पॉसिबल टू नो अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ द इंटरव्यू। इसमें ये भी एक बेनिफिट रहता है कि जो इंटरव्यू है साक्षात्कृत या जो जिसका आप रेस्पॉन्स लेने जा रहे हैं रेस्पोंडेंट्स हैं उन उसके द्वारा यदि किसी तरह के कोई डिफेक्ट्स तो एडवांटेजेस हमने इसके देखे शेड्यूल के, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत अच्छे से इम्पॉर्टेंट है, ये पॉपुलर मेथड है डेटा कलेक्शन के लिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके हैं। जैसे मैंने अभी बताया सभी मेथड्स के दोनों ही पक्ष हैं, तो इस तरह से कुछ इसके दुर्गुण या दोष भी हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है ये है इट कैन बी यूज इन अ लिमिटेड एरिया। यह एक सीमित क्षेत्र में ही प्रयोग की जा सकती है, अर्थात यदि आपको बहुत बड़े एरिया में से डेटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए ये जो मेथड है ये मेथड आपके लिए यूजफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उस एरिया के लिए आपको बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे और वो जो है डेटा आपका जो है सही तरीके से संकलित नहीं हो पाएगा। तो यदि बड़ा एरिया आपका है या आप कह सकते हैं कि आपके जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो स्कैटर्ड है, एक पूरे बड़े भूभाग में फैले हुए हैं जहाँ पर कई बार आपका जाना पॉसिबल नहीं है, कई बार वहाँ पर आपके कन्वेंस की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो इस तरह से यदि बड़ा एरिया है तो वहाँ पर ये जो मेथड है शेड्यूल मेथड यूज़ करना कई बार थोड़ा सा कठिन हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए ये जो मेथड है वो एक लिमिटेड एरिया के लिए ही यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट डीमेरिट इसकी है इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू फ्रेम यूनिवर्सल क्वेश्चंस। ये भी समस्या इसके साथ जुड़ी हुई है कि आप जो प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं क्या वो यूनिवर्सल मीनिंग रखते हैं, एक सार्वभौमिक अर्थ रखते हैं जो सबके लिए समान हो। क्या इन्वेस्टिगेटर्स को उसी अर्थ में समझेगा जिस अर्थ में आपने उस प्रश्न को रखा था, क्या रेस्पोंडेंट उसको उसी अर्थ में समझेगा जिस अर्थ में आप उससे डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही कठिन टास्क है, बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप फ्रेम करें जो सभी के लिए समान अर्थ रखते हों, सभी के लिए एक तरह से यूनिवर्सल अर्थ रखते हों, सार्वभौमिक अर्थ रखते हों। तो ये भी एक बड़ी समस्या शेड्यूल के साथ जुड़ी हो सकती है। ऐसी ही समस्या प्रश्नावली के साथ भी हो सकती है, तो ये समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट ये रहता है शेड्यूल मेथड को यूज़ करने का कि आप उन क्वेश्चंस का मीनिंग जो आप रख रहे हैं वो अपने अनुसार इन्वेस्टिगेटर्स को समझा सकते हैं या रेस्पोंडेंट के सामने रख सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं वहाँ मौजूद रहते हैं। लेकिन फिर भी ये तो है ही कि आप जो है यूनिवर्सल क्वेश्चंस जो है कई बार फ्रेम नहीं कर पाते। नेक्स्ट है
समटाइम्स लैंग्वेज इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। कई बार जो भाषा है उसकी भी समस्याएं यहाँ पर आती है। भाषा जब कभी सांस्कृतिक कल्चरल या सोशियोलॉजिकल रिसर्चेज की जाती है, एथनिक रिसर्चेज की जाती है, वहाँ पर यदि आपने कोई शेड्यूल किए किसी एथनिक ग्रुप के लिए, उनकी अपनी भाषा होती है, आपकी अलग भाषा होती है, तो कई बार एक ही क्षेत्र में, चूँकि हम भारत जैसे क्षेत्र की बात करें तो भारत में तो ये कहा जाता है कि हर कोर्स पर यहाँ पर मतलब कुछ समय बाद जो है आपको भाषा और खान पान बदल जाता है। तो यहाँ पर समस्या ये होती है कि जब आप रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो आपकी भाषा कुछ अलग हो सकती है, आपके रेस्पोंडेंट्स की भाषा कुछ अलग हो सकती है, और जो डेटा कलेक्शन होता है कई बार वो इफेक्ट हो सकता है। तो कई बार लैंग्वेज के बायस भी यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। कई बार इसलिए आपको जो है कुछ जो है लोकल इंटरप्रेटर्स आपको रखने होते हैं, वहाँ पर कुछ लोकल लोग रखने होते हैं जो दोनों भाषाओं को सही तरीके से जानते हैं। तो इस तरह से भाषा भी कई बार समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये भी डीमेरिट या डिसएडवांटेज इस मेथड के साथ जुड़ा है कि ये एक महंगी पद्धति है। आपको शेड्यूल्स जो है वो प्रिंट करवाने पड़ेंगे या उनका प्रकाशन आपको करवाना पड़ेगा, पब्लिकेशन आपको करवाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो पब्लिकेशन आपको करवाना पड़ेगा, तो उसमें आपका बहुत सारा खर्चा होगा। साथ ही साथ आपको यदि इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट करने हैं तो उन इन्वेस्टिगेटर्स को भी आपको अपनी सैलरीज उनको देने पड़ेंगे, उनको अलाउंसेस देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ डेटा कलेक्शन के लिए इसमें टाइम भी बहुत सारा कई बार लग जाता है। आपको उनको यदि आप स्वयं रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो स्वयं का डेटा कलेक्ट करना करके लाना, फिर स्वयं उसको एडिट करना, साथ ही अपनी इन्वेस्टिगेटर्स रखें तो भी उस कंडीशन में भी ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकते। तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज इट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जैसा अक्सर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स को जो है आपको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। मैंने स्टेजेस में भी आपको बताया कि इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेनिंग होनी चाहिए। इवन यहाँ तक जो रिसर्चर है उस रिसर्चर को भी इस मेथड की ट्रेनिंग होनी चाहिए, अदरवाइज वो इस मेथड को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगा। और वो ट्रेनिंग किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि रेस्पोंडेंट्स जैसा हम सभी जानते हैं, जब किसी से आप कोई प्रश्न करते हैं, उससे किसी प्रकार की सूचनाएं लेते हैं, तो वो सूचनाएं कई बार आपको आइडियल फॉर्म में आती हैं, आप उनको जज नहीं कर पाते हैं कि जो सूचनाएं आ रही हैं ये सही है या नहीं है। तो उन सूचनाओं के लिए आपको जो है स्पेसिफिक वो सूचनाएं सही है या नहीं है, रेस्पोंडेंट्स आपसे किसी तरह से कोई बात छिपा तो नहीं रहा है, या जो सूचना दे रहा है वो सही है या नहीं है, उसको जांच करने के लिए आपके पास जो है कुछ स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए, और उन स्किल्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए। कहा जाता है कि जो इस तरह की रिसर्च कर रहा है उसको कम से कम थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल मेथड्स की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो रेस्पोंडेंट्स जो है उनके फेशियल एक्सप्रेशन से या उनके एक्सप्रेशन से ये पता लगा सके कि जो रेस्पॉन्सेज हैं वो सही है या नहीं है। तो इस तरह से ये भी एक समस्या इसके साथ जुड़ जाती है कि इसमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग कुछ होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स। हाँ, जो मानवीय व्यवहार है जिसका हम अध्ययन करते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है, और उसके बारे में सामान्यतः सूचनाएं संकलित कर पाना बहुत ही कठिन होता है। तो ये जो डीमेरिटेड डिसएडवांटेज है ये पूरे जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये चाहे आप इंटरव्यू मेथड यूज़ कर रहे हो, चाहे आप ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर रहे हो, या फिर आगे क्वेश्चनर मेथड यूज़ करें, उन सब के साथ ये समस्या रहती है कि ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है। ये क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उससे सूचनाओं का संकलन कठिन होता है। यहाँ पर भी शेड्यूल मेथड के साथ भी ये डिसएडवांटेज जुड़ा हुआ है। रेस्पोंडेंट्स का जो बिहेवियर है उसको सही तरीके से समझ पाना कई बार कठिन होता है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है ये है इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू सुपरवाइज द इन्वेस्टिगेटर्स। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं इनको सुपरवाइज करना भी बहुत आसान नहीं है, एक आसान कार्य नहीं है कि आप सभी इन्वेस्टिगेटर्स को जाकर सुपरवाइज कर सकें। यह समस्या अक्सर फील्ड में आती है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं चूँकि उनका रिसर्च प्रॉब्लम से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है, उनको केवल अपना कार्य जो उनको दिया गया है कि उनको शेड्यूल्स भरवा के लानी है तो वो कार्य उनको करना है। तो उनको जो है उस कार्य को करने के लिए आप कह सकते हैं कि उनका जब इमोशनल कोई रिलेशन उस प्रॉब्लम से नहीं है तो वो उसको बहुत सीरियसली कई बार नहीं लेते हैं,
और कई बार जो अनुसूचियां भरवाकर या भरकर वो लाते हैं वो कई बार करेक्ट नहीं होती। जो रेस्पॉन्सेज होते हैं वो रेस्पॉन्सेज कई बार करेक्ट नहीं होते हैं, कई बार वो स्वयं भर के ले आते हैं, या कई बार जो है एक ही रेस्पोंडेंट से जो है कई सारी सूचनाएं या कई सारी जो शेड्यूल्स हैं उनके द्वारा भरवा ली जाती है। तो यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि उनको बार बार सुपरवाइज करते रहना चाहिए, पर यदि इन्वेस्टिगेटर्स ज़्यादा हैं तो उनको सुपरवाइज करना जो है कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये भी एक समस्या इसके साथ जुड़ी है। फिर भी ये कहा जाता है कि रेस्पॉन्सेज जो है सही आए, इसलिए जो रिसर्चर है या जो सुपरवाइजर है उसको निरंतर अपने इन्वेस्टिगेटर्स को जो है सुपरवाइज करते रहना चाहिए, ताकि ज्ञात रहे कि फील्ड में सही तरीके से रेस्पॉन्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से ये कुछ डिसएडवांटेजेस हमने यहाँ पर जो है उसकी शेड्यूल मेथड की देखी, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शेड्यूल मेथड है, अनुसूची पद्धति है, उस पद्धति के आधार पर जो है आपके द्वारा तथ्यों का संकलन किया जा सकता है। तो इस तरह से प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए ये मेथड भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। यहाँ पर इस मेथड से रिलेटेड जो कुछ रेफरेंसेस हैं वो रेफरेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। इन रेफरेंसेस के आधार पर आप आगे अनुसूची पद्धति के बारे में और जानकारियाँ ले सकते हैं। और इसी तरह का जो एक मेथड है जिसके यूज़ करने को लेकर जो है हम कह सकते हैं कि उसके कुछ डिफरेंट तरीके, उस मेथड को हम आगे देखेंगे जिससे क्वेश्चनर मेथड कहते हैं। तो इन रेफरेंसेस के थ्रू जो है आप और आगे इस मेथड को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने अनुसूची पद्धति के बारे में जानकारी हासिल की। और ये जो अनुसूची पद्धति है, शेड्यूल मेथड है, इस शेड्यूल मेथड के माध्यम से आपके द्वारा प्राइमरी डेटा का कलेक्शन, जो प्राथमिक तथ्य हैं, प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जा सकता है, और अपनी रिसर्च में जो है कुछ वैलिड जो रिजल्ट्स हैं वो वैलिड रिजल्ट्स आपके द्वारा निकाले जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस मेथड को यूज़ करते हुए अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि अभी का हमारे देश के सामने एक संकट आया हुआ, और संकट के दौर में जो है विश्वविद्यालय द्वारा बहुत सारे और इस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा उपलब्ध ना हो। निरंतर आप ऑनलाइन जो ट्यूटोरियल्स हैं इनके माध्यम से या दूसरे जो ऐप्स हैं उनके माध्यम से आपकी स्टडीज़ निरंतर कंटिन्यू रहे। तो आप अपनी स्टडीज़ को निरंतर कंटिन्यू रखिए, और समय समय पर यूनिवर्सिटी द्वारा जो गाइडलाइंस आपको दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी द्वारा जो समय समय पर सर्कुलर्स आते हैं जिसमें कि कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स या लाइव के थ्रू जो आपको कुछ लेक्चर्स की बात की जाती है, तो उन पर नज़र रखिए, और निरंतर उन लेक्चर्स के माध्यम से अपना जो कोर्स है उस कोर्स को आप पढ़ते रहिए, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।